हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हरीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर स्टडी पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों आज अपन बात करेंगे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना कंप्लीट होने को आ रहा है, और आज मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसएसपी की। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसएसपी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। आज अपन लेके चलते हैं अपने जनन तंत्र। टॉपिक जो अपना चल रहा था उसका नाम था जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं? एसएसपी की बात कर रहे हैं। और एसएसपी का मतलब आप सभी को पता है, सम स्पेशल पॉइंट। सम स्पेशल पॉइंट। तो यहाँ से आपके पास क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहेंगी, बात करते हैं। देखो साथियों, जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र को अपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब इनके अलावा भी पेपर में कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हैं। देखो, एक टर्म आप लोगों ने सुन रखी है, परख नली शिशु की। परख नली शिशु, जिसे किस नाम से जानते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली शिशु। दो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आएंगी, उनकी अपन पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद सीक्वेंस वाइज छोटे छोटे प्रश्नों की पर बात करेंगे। तो देखो, परख नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी की यदि बात करें तो नाम आपको दिख रहा है। बेबी का मतलब होता है बच्चा, मतलब शिशु। ट्यूब का मतलब क्या है? नली का। और टेस्ट का मतलब क्या है? टेस्ट का मतलब होता है परख नली। तो परख नली टेस्ट ट्यूब को कहा जाता है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, विशेषतः साइंस वाले बच्चे तो टेस्ट ट्यूब को आसानी से जानते हैं। एक ऐसी कांच की बनी हुई नलिका सी आती है जो नीचे से बंद रहती है, ऊपर से ओपन रहती है, ठीक है ना? नीचे से बंद रहती है, ऊपर से ओपन होती है, उसको टेस्ट ट्यूब कहा जाता है, परख नली कहते हैं उसको। तो सर, परख नली में कौन सा बच्चा पैदा होता है? सर आपको बता रहे हैं कि ऐसी ही संरचना है, सेम टू सेम। यदि मैं आपको खोल करके बताऊँ इसको, तो ये ऐसे मान लो आपकी टेस्ट ट्यूब है। ये जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है मार्कर, ये टेस्ट ट्यूब का फर्क इतना सा है कि वो कांच की बनी हुई नलिका है और पारदर्शी होती है। कैसी होती है? पारदर्शी होती है। तो ध्यान से सुनिए आप। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ चुका होगा कि सर इसमें कैसे शिशु पैदा होगा, तो वो किस प्रकार से पैदा होता है। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। परख नली शिशु की पर बात करें तो इस प्रक्रिया में याद रखना दोस्तों, इस प्रक्रिया में निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर, मां के शरीर से बाहर कहाँ संपन्न करवाई जाती है? टेस्ट ट्यूब में संपन्न करवाई जाती है। मतलब निषेचन आपको पता है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन की जो प्रक्रिया थी, संयुग्मन की जो प्रोसेस थी, उसको हमने निषेचन नाम दिया था। और ये निषेचन की क्रिया मां की अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यदि अपन प्राकृतिक नेचुरल तरीके से बात करें, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके की बात की जाए तो शुक्राणु और अंडाणु का जो संयुग्मन है वो कहाँ करवाया जाता है? माँ के शरीर से बाहर, मतलब अंडवाहिनी में ना करवा करके किसमें करवाया जाता है? टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है। परख नली में ये क्रिया संपन्न करवाई जाती है। तो आपको याद रखना है, परख नली शिशु उत्पन्न करने के लिए निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? टेस्ट ट्यूब में संपन्न होती है, परख नली में संपन्न होती है। इसके अलावा देखो, बात करें दोस्तों, किस प्रोसेस के दौरान यहाँ पर जो बच्चा पैदा होगा, तो आपको याद कर रखना है, निषेचन की क्रिया टेस्ट ट्यूब में संपन्न होगी। अब टेस्ट ट्यूब में जैसे ही निषेचन की क्रिया संपन्न होगी, तो आप सभी को पता है दोस्तों, निषेचन के बाद क्या बनेगा? सर जाइगोट बनेगा। निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज। और इस युग्मनज को यहां से कहां ट्रांसफर किया जाएगा? कब किया जाएगा? जब ये 24 घंटे में 32 कोशिकीय अवस्था में पहुंच जाएगा। कौन सी अवस्था में पहुंच जाएगा? 32 कोशिकीय अवस्था में। तो याद रखना, निषेचन की क्रिया के बाद जो जाइगोट बना है, जो युग्मनज बना है, और वो 24 घंटे में जब 32 कोशिकीय अवस्था में पहुंच जाता है दोस्तों, तो
इसे माँ के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? माँ के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इस प्रोसेस को कहा जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब हिंदी के ऊपर बात करें तो भ्रूण का क्या किया जा चुका है? स्थानांतरण किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है? भ्रूण का स्थानांतरण किया जा चुका है, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो चुका है। कब होगा? 24 घंटे में जो 32 कोशिकीय अवस्था में पहुंच जाएगा तो उसको माँ के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब माँ के गर्भ में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है और ये बच्चा वही सेम 9 माह की अवधि के बाद जन्म लेता है। बच्चे का पूरा जो विकास डेवलपमेंट है वो सारा माँ के गर्भ में हो रहा है। 9 माह है मतलब 270 से 280 दिन का सेम टाइम लगेगा इसको भी। और 9 माह के बाद साथियों जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को अपन नॉर्मल बच्चा नाम ना दे करके किस नाम से जानते हैं? परख नली शिशु के नाम से जानते हैं सर। टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है इसको। क्या बोलेंगे दोस्तों? टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। और ऐसी माँ मतलब जिस माँ के गर्भ में ये भ्रूण ट्रांसफर किया गया था उस माँ को कहा जाता है सैरोगेट मदर। सैरोगेट फॉस्टर मदर। हिंदी की भी बात करें तो इस माँ को किराए की माँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? किराए की माँ कहते हैं इसको। तो ध्यान से सुना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और नॉर्मल जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो परखनली शिशु उत्पन्न करने की जो टेक्निक है वो किस प्रकार की टेक्निक है? परखनली शिशु को अंग्रेजी में टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। निषेचन की क्रिया टेस्ट ट्यूब में संपन्न करवाई जाती है, परख नली में संपन्न करवाई जाती है। निषेचन के बाद जैसे जाइगोट बनेगा तो वो जाइगोट जब 24 घंटे में 32 कोशिकीय अवस्था में जब पहुंच जाता है तो उसको माँ के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाएगा। और 9 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब परखनली शिशु कहते हैं। और इस प्रकार की माँ वो जो जाइगोट जिस माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया गया था उस माँ को कहा जाता है सैरोगेट फॉस्टर मदर या किराए की माँ। अब देखो दोस्तों अपन बात करते हैं, यदि मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में प्रथम परखनली शिशु कब पैदा हुआ था? विश्व में प्रथम परखनली शिशु साथियों उत्पन्न हुआ था 25 जुलाई 1978 को। कब पैदा हुआ था? 25 जुलाई 1978 को। कहाँ जन्मा था? इंग्लैंड में जन्मा था, इंग्लैंड में। और इसका नाम था दोस्तों लुइस जॉय ब्राउन। क्या नाम था? लुइस जॉय ब्राउन। तो विश्व में प्रथम परखनली शिशु कहाँ उत्पन्न हुआ? तो विश्व में प्रथम परखनली शिशु 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में जन्मा था। और इस बालक का नाम क्या था? इस बच्चे का नाम क्या था? लुइस जॉय ब्राउन था। फिर बात कर लेते हैं साथियों भारत की। तो भारत में प्रथम परखनली शिशु कौन पैदा हुआ था? कब पैदा हुआ था परखनली शिशु? भारत में प्रथम परखनली शिशु पैदा हुआ था 6 अगस्त 1986 को। 6 अगस्त 1986 को। और ये पैदा हुआ था दोस्तों मुंबई में, बॉम्बे में इसका जन्म हुआ था। और इसका नाम था हर्षा। क्या नाम था? हर्षा। और उसी दिन से भारत में भी हर्ष की खुशी की लहर दौड़ चुकी थी कि जो माँ बाप बच्चे पैदा करने में असक्षम होते हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में जाकर के और टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक के जरिए वो भी माता पिता बन सकते हैं। तो विश्व का प्रथम परखनली शिशु 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में पैदा हुआ जिसका नाम लुइस जॉय ब्राउन था। और भारत में प्रथम परखनली शिशु 6 अगस्त 1986 को बॉम्बे में पैदा हुआ था जिसका नाम हर्षा था। बात करें दोस्तों भारत की, यदि मैं बात करूं तो भारत में परखनली शिशु उत्पन्न करने का जो श्रेय है, भारत में परखनली शिशु उत्पन्न करने का जो श्रेय मिला था
उस लेडी का नाम था डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। क्या नाम था? डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। तो ये नाम भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। भारत में प्रथम परखनली शिशु हादसा उत्पन्न हुआ था और भारत में प्रथम जो परखनली शिशु उत्पन्न करने का जो श्रेय मिला है वो किस लेडी डॉक्टर को मिला है? डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा को मिला है। तो ये डाटा आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी किस प्रकार से पैदा होते हैं। दोस्तों काफी बार आपने देखा होगा मुख्य सड़क मार्ग के ऊपर बड़े से बोर्ड लगे पड़े रहते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है निसंतानता से मुक्ति, निसंतानता से मुक्ति, और नीचे ब्रैकेट में एक छोटा सा बॉक्स हो रहता है, वहाँ लिखा हुआ था टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, नीचे लिखा हुआ है हेल्पलाइन नंबर, जो भी है कोई हॉस्पिटल का नाम आपको मिल जाएगा। एक माँ है जिसके गर्भ में आपको ऐसे बच्चे का जो चित्रण है वो उसके ऊपर अंकन किया गया है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक है। टेस्ट ट्यूब बेबी परखनली शिशु किस प्रकार से पैदा होते हैं, तो आपको जो मोटी मोटी बातें वो याद रखना है। निषेचन की क्रिया वाहिनी में ना संपन्न होकर के टेस्ट ट्यूब में संपन्न होती है, परखनली में संपन्न होती है, और उसको जब माँ के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाएगा। इसी माँ को सैरोगेट मदर, किराए की माँ कहते हैं। और जब 9 महीने के बाद इस बच्चे का जन्म होगा तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, परखनली शिशु कहा जाता है। विश्व की बात करें तो विश्व में 25 जुलाई 1978 को पहला परखनली शिशु पैदा हुआ था, लुइस जॉय ब्राउन, जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। और भारत में पहला परखनली शिशु हादसा पैदा हुआ था जो 6 अगस्त 1986 को कहाँ पैदा हुआ था? बॉम्बे में पैदा हुआ। अब देखो दोस्तों एक पॉइंट और आता है विशेष, यौवनारंभ, प्यूबर्टी एज क्या होती है? यौवन अवस्था का प्रारंभ कब स्टार्ट होता है और इस दौरान क्या क्या चेंजमेंट आते हैं नव युवक और नव युवती के शरीर में, तो अपन बात करते हैं। पॉइंट है अपना यौवनारंभ। यौवनारंभ अंग्रेजी में इसे कहा जाता है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज। तो ध्यान से सुना दोस्तों, यौवनारंभ का यदि अपन थोड़ा सा संधि विच्छेद कर लें तो यौवन प्लस आरंभ मतलब यौवन अवस्था का प्रारंभिक जो काल है, यौवन अवस्था जिस काल से स्टार्ट होती है, मतलब ऐसा टाइम, ऐसा काल जिस समय नव युवक और नव युवती के अंदर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको अपन यौवनारंभ या प्यूबर्टी एज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ क्या होगा? गौण लैंगिक लक्षणों का प्रकट होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर मैं यूँ कहूँ छोटे शब्दों की अपन बात करें तो यौवन अवस्था का प्रारंभन हो जाता है। तो ऐसी अवस्था जिसमें नव युवक और नव युवती में यौवन अवस्था का यौवन काल प्रारंभ हो जाता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? यौवनारंभ या प्यूबर्टी एज के नाम से जानते हैं। ध्यान देना दोस्तों, नव युवक या किशोर की यदि मैं बात करूं तो नव युवक या किशोर में जो यौवन आरंभ का जो समय है, यौवनारंभ का जो समय आता है दोस्तों, वो समय आपको याद रखना है 14 से 16 वर्ष। यदि आपके सामने ऑप्शन ऐसा कुछ दिक्कत वाला आ गया तो आपको हमेशा 15 वर्ष के ऊपर राइट क्लिक कर रहा है। किसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा है? 15 वर्ष के ऊपर। मतलब नव युवक कौन है? ऐसा जो बच्चा जो अभी नया तरोताजा, मतलब कि वो मैं यूँ कहूँ कि किशोर अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है, यौवन अवस्था का उसके अंदर आरंभन हो चुका है। तो नव युवक या नव किशोर के अंदर जो यौवनारंभ का समय माना गया है वो 14 से 16 वर्ष का माना गया है। लेकिन आपके सामने थी 14, 16 ऑप्शन भी आ गए और 15 वाला ऑप्शन भी आ गया, तो फिर आपको किसको राइट क्लिक करना है? तो आपको 15 के ऊपर स्टार लगा करके रखना है, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। फिर बात करें नव युवती की, नव युवती या किशोरी की। तो नव युवती या किशोरी के अंदर जो यौवनारंभ का समय है दोस्तों वो है 12 से 14 वर्ष, 12 से 14 वर्ष। और यहाँ पर भी साथियों आपको 13 वर्ष को याद रखना है।
मतलब नव युवती के अंदर 13वें वर्ष में यौवन का आरंभन हो जाता है और नव युवक के अंदर 15वें वर्ष के अंदर जब यौवन अवस्था का आरंभन हो चुका होता है। और इस टाइम किस किस प्रकार के जो लक्षण वो दिखाई देना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे अपन बार बार बात कर चुके हैं, दाढ़ी मूंछ का स्टार्ट हो जाना, शरीर पर बालों का अधिक उपस्थित हो जाना, बच्चे की जो नव युवक की जो आवाज़ है वो थोड़ी भारी होने लगती है, जबकि इनके अपोजिट जो लक्षण वो लड़कियों के अंदर नव युवती के अंदर दिखाई देते हैं। मासिक चक्र का स्टार्ट हो जाना, जैसे कि कल मैं बात करके गया था, 12 से 13 वर्ष की किशोरी के अंदर प्रथम बार रज चक्र की क्रिया संपन्न होती है, तो उसको रजो दर्शन अपने नाम दिया था। तो ये जो जितने भी द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है, यौवन अवस्था का आरंभन जिस अवस्था में हो जाता है उसको अपन यौवनारंभ या प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। तो ये टाइमिंग पीरियड आपको याद रखना है। नव युवक के अंदर यौवनारंभ का समय 14 से 16 वर्ष का है और नव युवती के अंदर 12 से 14 वर्ष का है। तो ये दो विशेष पॉइंट आपके थे जो कल के टॉपिक में शेष रह गए थे। अब अपन देखो दोस्तों अगले पॉइंटों की चर्चा करते हैं। शिशु जन्म की जो क्रिया है, शिशु जन्म की क्रिया मतलब जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो किस पीड़ा को सहन करती है, प्रसव पीड़ा को सहन करती है। तो शिशु जन्म की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्रसव क्रिया के नाम से जानते हैं इसको। कौन सी क्रिया के नाम से जानते हैं? प्रसव क्रिया के नाम से जानते हैं। ये एक एक लाइन की छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जब बच्चा पैदा होता है, बर्थ केनाल के माध्यम से जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकल करके आता है तो उस प्रोसेस को, उस क्रिया को प्रसव क्रिया के नाम से जानते हैं। देखो एक बार में जीव के द्वारा एक शिशु उत्पन्न किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार में एक ही शिशु उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है वो तो कहलाती है दोस्तों मोनोटोकस। क्या कहलाती है? मोनोटोकस। मतलब किसी भी जीव के द्वारा एक बार में एक ही बच्चा यदि पैदा किया जाता है तो उसको मोनोटोकस कहा जाता है। और ये मोनोटोकस की जो प्रोसेस है वो अधिकांशतः ज़्यादातर किसमें संपन्न होती है? मानव में, ह्यूमन में संपन्न होती है। मनुष्य के अंदर ज़्यादातर एक ही बच्चा पैदा होता है, कभी कभार ट्विंस भी हो जाते हैं, 3 भी बच्चे हो जाते हैं, 4 भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये कोई अलग से बात नहीं है, लेकिन 90% केसेस में मनुष्य के अंदर एक ही बच्चा उत्पन्न होता है। तो एक बार में एक शिशु उत्पन्न करने की क्रिया को मोनोटोकस कहा जाता है। जबकि एक बार में एक से अधिक शिशु उत्पन्न करने की जो क्रिया है, एक बार में एक से अधिक शिशु उत्पन्न करने की क्रिया कहलाती है दोस्तों पॉलीटोकस। पॉलीटोकस। और इस पॉलीटोकस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है? सुअर का है। आप सभी को पता है कि सुअर की कम से कम पूरी फौज तैयार होती है, क्रिकेट की टीम तैयार होती है, पूरी 11-12 पूरे फील्डर्स होते हैं, उसके पास बैट्समैन होते हैं। तो एक बार में एक ही शिशु उत्पन्न करने की क्रिया को मोनोटोकस कहा जाता है और एक बार में एक से अधिक शिशु उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? पॉलीटोकस कहलाती है। ये सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल पॉलीटोकस का आता है वो कौन आता है? सुअर आता है। नेक्स्ट देखो और बात करते हैं अपन। बहुत अच्छे पॉइंट आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ। कई पॉइंट तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में आज तक आपने कभी सुना ही नहीं होगा और वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए। देखो दोस्तों, माँ जब अपने बच्चे को जन्म दे देती है, माँ जब अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो माँ अपने बच्चे को प्रथम दूध पिलाती है। तो आपको याद रखना है, माँ का प्रथम दूध, जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो माँ के स्तन से बच्चों को स्तनपान करवाया जाता है। तो माँ का जो प्रथम दूध है उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं दोस्तों? कोलेस्ट्रम, या फिर इसे खीस के नाम से जानते हैं। अब कोलेस्ट्रम नाम यदि आपने नहीं सुना है तो खीस तो आपका सुना, मारवाड़ी भाषा में अपन इसको बहुत बार बोलते हैं। जैसे भैंस अपने बच्चे को जन्म देती है तो भैंस के बच्चे को वो दूध ना पिला करके उसको तो अपन खाते हैं, खीस खाते हैं ना, तो ये कोलेस्ट्रम है। याद रखना आप इसको अच्छी तरीके से। माँ का जो प्रथम दूध है उसको कोलेस्ट्रम या खीस कहा जाता है और ये खीस नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार माना गया है। ये क्वेश्चन आपके पेपर का है।
सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार क्या है, तो वो क्या है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल होता है, घी होता है, जो माँ का प्रथम दूध होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो पहली बार जब वो अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है तो उसको कोलेस्ट्रॉल, उस दूध को कोलेस्ट्रॉल या घी के नाम से जानते हैं, और वो नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार होता है। वो बहुत सारे रोगों से उस बच्चे की सुरक्षा करता है। फिर अपन बात करें तो आपने देखा होगा कि 40 साल की उम्र के बाद यदि किसी दंपति के कोई बच्चे पैदा होते हैं, 40 साल जैसे किसी दंपति की उम्र हो गई, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकांशतः ऐसे केसेस देखने को मिले हैं 40 साल की उम्र के बाद यदि संतान उत्पत्ति होती है तो ये संतान कैसी पैदा होती है, सिंड्रोम युक्त पैदा होती है। किसी न किसी प्रकार का सिंड्रोम, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउट सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, नाम आपने सुने ही होंगे। तो 40 साल की उम्र के बाद जो संतान पैदा होती है वो सिंड्रोम युक्त होती है, क्योंकि महिलाओं के जो oocyte होते हैं, महिलाओं के जो oocytes होते हैं वो काफ़ी क्या हो जाते हैं दोस्तों, पुराने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, जिससे स्वस्थ बेबी पैदा नहीं होते हैं, सिंड्रोम युक्त बच्चे पैदा होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो शुक्राणु की सतह पर विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, और उस प्रोटीन का नाम दोस्तों आपको याद रखना है, फ्लूपीन प्रोटीन। मनुष्य के शुक्राणु की सतह पर किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, फ्लूपीन प्रोटीन पाया जाता है। फिर बात करें तो मनुष्य के शुक्राणु का जो आकार होता है, शुक्राणु किस आकार के होते हैं, तो याद रखना ये चमचाकार होते हैं। मनुष्य के शुक्राणु किस आकार के होते हैं, चमचाकार का मतलब चम्मच के आकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है दोस्तों। शुक्राणु की सतह पर कौन सा प्रोटीन उपस्थित है, फ्लूपीन प्रोटीन उपस्थित है। शुक्राणु किस आकार के हैं, चमचाकार होते हैं। विशिष्ट पॉइंट आप लोगों को दे रहा हूँ, शुक्राणु के बहुत बार पेपर में आ चुका है, शुक्राणु के एक्रोसोम भाग का निर्माण। अब एक्रोसोम की जगह आपको इसका शीर्ष भाग भी मिल सकता है। तो शुक्राणु के एक्रोसोम या शीर्ष भाग का निर्माण इस कोशिकांग के द्वारा होता है, तो ये बनाता है दोस्तों गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय के द्वारा। काफी बार के पेपर का क्वेश्चन है, शुक्राणु के एक्रोसोम भाग या शुक्राणु के शीर्ष भाग का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होता है, तो वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, गोल्जी काय के द्वारा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखना। दो विटामिन की यदि मैं बात करूं दोस्तों, एक आता है विटामिन ई और दूसरा आता है विटामिन ए। एक विटामिन ई है और दूसरा आता है विटामिन ए। अब आप सभी को पता है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बता सकते हो ना मेरे को। तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आती है, बंध्यता या बांझपन का व्यक्ति शिकार हो जाता है। क्या होगा इसके अंदर, विटामिन ई किसके लिए उत्तरदायी है, तो विटामिन ई युग्मक जनन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। अब युग्मक जनन क्या है, स्टार्टिंग में अपने पढ़ लिया था, युग्मकों के निर्माण की क्रिया। युग्मकों के निर्माण की क्रिया, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु जो बनते हैं, इन युग्मकों के निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहा जाता है। और इस युग्मक जनन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है, तो सर इसके लिए विटामिन ई उत्तरदायी होगा। तो युग्मक जनन की क्रिया के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी हो गया, ई विटामिन। यदि इस विटामिन ई की कमी हो गई तो युग्मक जनन की क्रिया प्रभावित हो जाएगी या कम हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, जिसकी वजह से कौन सा डिजीज पैदा हो जाएगा, नपुंसकता या बंध्यता, या आप इसको बांझपन कह सकते हैं। ये रोग पैदा हो जाएगा। वैसे भी आप काफी अच्छी तरीके से जानते हैं विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, नपुंसकता आती है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई क्या काम संपन्न करता है, युग्मकों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। युग्मकों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब युग्मकों को, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु को एक्टिव बनाता है। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ई की कमी हो गई तो क्या होगा दोस्तों, युग्मकों की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। युग्मकों की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। और यदि युग्मकों की क्रियाशीलता कम होगी तो संतान मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया बहुत कम संपन्न हो पाती है। ऐसे में संतान उत्पत्ति नहीं होने की मतलब कि संतान उत्पत्ति बहुत कम हो पाती है। जब गेमिट ही, जब युग्मक ही एक्टिव नहीं है, शुक्राणु और अंडाणु ही एक्टिव नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि निषेचन की क्रिया को अंजाम नहीं दिया जाएगा। और यदि निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो कभी भी संतान उत्पत्ति नहीं होगी। तो दोनों विटामिन आपको याद रखना है। विटामिन ई युग्मक जनन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। यदि इसकी कमी होगी तो नपुंसकता, बंध्यता या बांझपन का व्यक्ति शिकार हो जाएगा। और विटामिन ए की बात करें तो यह युग्मकों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। या युग्मकों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सा है? विटामिन ई की कमी होगी तो युग्मकों की क्रियाशीलता प्रभावित हो जाएगी। फिर दोस्तों अपन बात करें, आप सभी को पता है कि शुक्र जनन की जो क्रिया होती है, अब शुक्र जनन क्या है? शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। भाई युग्मक निर्माण की क्रिया युग्मक जनन थी। युग्मक जनन दो प्रकार का था, शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन में शुक्राणु निर्माण की क्रिया की बात करते हैं और अंड जनन में अंडाणु निर्माण की क्रिया की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि शुक्र जनन की क्रिया अधिकांशतः कहाँ संपन्न होती है? इसमें संपन्न होती है, वृषण में संपन्न होती है। शुक्राणु निर्माण की क्रिया अधिकांशतः कहाँ संपन्न होती है? वृषण में संपन्न होती है। लेकिन अपवाद याद रखना दोस्तों, केंचुए की यदि बात करूं तो केंचुए के अंदर शुक्र जनन की जो क्रिया संपन्न होती है, शुक्र जनन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? शुक्राशय में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है दोस्तों? शुक्राशय में। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अधिकांशतः शुक्र जनन मतलब शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। लेकिन केंचुए की बात करें तो केंचुए के अंदर शुक्र जनन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? शुक्राशय में संपन्न होती है। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों यदि आपको पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट करके भी मुझे बताइए जरूर, क्योंकि आपकी कमेंट से, आपके लाइक से क्या बनता है वो तो आपको भी पता है ना। एक आगे पर बात करते हैं, दो विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन की और बात करूंगा मैं। शुक्राणु की सतह पर आज बताता हूं मैं आपको शुक्राणु और अंडाणु का संगमन किस प्रकार से होता है। तो शुक्राणु की सतह पर विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है दोस्तों? एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। एंटी फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या था? निषेचन। और एंटी फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या? निषेचन का ऑपोजिट। तो शुक्राणु की सतह पर विशिष्ट प्रकार का एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है, और ये प्रोटीन सरल अम्लीय प्रकार का प्रोटीन होता है। किस प्रकार का होता है? सरल अम्लीय प्रकार का प्रोटीन होता है। और दोस्तों याद रखना, इस एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है वेलेंस्की। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो शुक्राणु की सतह पर कौन सा प्रोटीन उपस्थित है? एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जाता है, और ये सरल अम्लीय प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसकी खोज किसने की है? वेलेंस्की ने की है। फिर बात करें तो अंडाणु की सतह पर कौन सा प्रोटीन होता है? तो ये होता है दोस्तों फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। और ये होता है एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन। और इसकी खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है दोस्तों F.R. लिली। कौन है? F.R. लिली। तो दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जा रहा है, जो सरल अम्लीय प्रकार की प्रोटीन है, खोज करने वाले वैज्ञानिक वेलेंस्की हैं। और अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जाता है, जो एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसकी खोज किसने की है? F.R. लिली ने की है। फिर अपन बात करते हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम है वैज्ञानिक न्यूपोर्ट ने, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे रहा हूं दोनों। न्यूपोर्ट ने सबसे पहले क्या देखा कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल रहे हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूपोर्ट ने
शुक्राणु और अंडाणु को मिलते हुए देखा था, मतलब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच रहा है। इस प्रोसेस को देखने वाला साइंटिस्ट कौन था? न्यूपोर्ट था। किस में देखा था? फ्रॉग में देखा था, मेंढक में देखा था। बड़े अच्छे खतरनाक क्वेश्चन है। सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूपोर्ट ने शुक्राणु और अंडाणु को मिलते हुए देखा, किस जीव में? मेंढक में। फिर बात करें तो वैज्ञानिक ओ हर्टविग ने क्या देखा कि शुक्राणु का केंद्रक, मतलब मैं यूं लिखूं, शुक्राणु और अंडाणु दोनों को क्या होते? संयुग्मित होते। अब संयुग्मन का मतलब क्या है? शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से मिल चुका है। शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से मिल चुका है, ये संयुग्मन की क्रिया है। तो सबसे पहले न्यूपोर्ट ने तो शुक्राणु को अंडाणु के अंदर जाते देखा, किस जीव में? मेंढक में। लेकिन ओ हर्टविग ने शुक्राणु और अंडाणु को संयुग्मित होते देखा था, किसमें? समुद्री अर्चिन। किसमें देखा था दोस्तों? समुद्री अर्चिन में। और समुद्री अर्चिन को आप सी अर्चिन भी कह सकते हैं, सी अर्चिन, क्योंकि समुद्र का मतलब क्या होता है? सी होता है, अर्चिन अर्चिन होता है। और इस समुद्री अर्चिन को अरस्तु की लालटेन कहा जाता है दोस्तों। ये पहले की कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत खतरनाक क्वेश्चन हुआ करता था। अरस्तु की लालटेन किस जीव को कहा जाता है? तो वो है आपका समुद्री अर्चिन या सी अर्चिन। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे साबित होंगे एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले शुक्राणु को अंडाणु तक जाते किसने देखा? न्यूपोर्ट ने। किस में देखा? मेंढक में। लेकिन अंडाणु और शुक्राणु को संयुग्मित होते निषेचन की क्रिया को वास्तव में देखने वाला वैज्ञानिक कौन था? वो हर्टविग था। किस में देखा? समुद्री अर्चिन में देखा। इसलिए वो हर्टविग को कहा जाता है दोस्तों निषेचन के खोजकर्ता। निषेचन के खोजकर्ता कौन है? वो हर्टविग है। देखने वाले तो कौन थे? न्यूपोर्ट। लेकिन संयुग्मन की प्रोसेस, निषेचन की प्रोसेस को किसने देखा? ओ हर्टविग ने देखा। इसलिए ओ हर्टविग को कहा जाता है निषेचन के खोजकर्ता। नेक्स्ट पॉइंटों की यदि बात करें तो देखो दोस्तों, एक शुक्र जनन की क्रिया आती है, एक अन्य जनन की क्रिया आती है। शुक्र जनन की क्रिया के दौरान किसका निर्माण हुआ था? शुक्राणु का निर्माण। तो शुक्र जनन की क्रिया किसमें संपन्न हो रही है? पुरुष में संपन्न हो रही है। मेल में होती है ना, क्योंकि शुक्राणु किसमें बनते हैं? मेल में बनते हैं। तो शुक्र जनन की क्रिया लगभग 2 महीनों में पूर्ण होती है। लगभग कितने महीने में पूर्ण होती है दोस्तों? 2 महीने में पूर्ण होती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नॉर्मल जानकारी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो शुक्र जनन का मतलब था शुक्राणु निर्माण की क्रिया। शुक्राणु बनते किसमें? पुरुष में बनते हैं। और शुक्र जनन की क्रिया, शुक्राणु निर्माण की क्रिया लगभग कितने महीनों में पूरी होती है? 2 महीनों में पूरी होती है। जबकि अंड जनन की बात करें तो अंडाणु निर्माण की क्रिया अंड जनन कहलाती है। और ये किसमें संपन्न होती है? तो सर ये फीमेल में संपन्न होती है, क्योंकि अंड जनन का मतलब अंडाणु का निर्माण। और अंडाणु किसमें बनता है दोस्तों? अंडाशय में बनता है। अंडाशय किसका पार्ट है? तो सर मादा जननांग का पार्ट है। और ये जो क्रिया होती है दोस्तों वो लगभग 15 दिनों में पूर्ण होती है। 15 दिनों में पूर्ण होती है। तो शुक्र जनन की क्रिया तो लगभग 2 महीने में पूरी होती है और अंड जनन की क्रिया लगभग 15 दिन में कंप्लीट हो जाती है। अब देखो अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, शुक्राणु। शुक्राणुओं को शुक्राणु बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। शुक्राणु बैंक या स्पर्म बैंक कह सकते हैं, क्योंकि शुक्राणु को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? स्पर्म के नाम से जानते हैं। तो शुक्राणुओं को शुक्राणु बैंक या स्पर्म बैंक में द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है -179 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुक्राणुओं को शुक्राणु बैंक या स्पर्म बैंक में लिक्विड नाइट्रोजन गैस में -179 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखा जाता है। फिर बात करते हैं, देखो दोस्तों एक नाम आता है आपके सामने, वीर्य या सीमेन। वीर्य या सीमेन क्या होता है इसके पर चर्चा कर रहे हैं।
तो मैं आपसे बात करके गया था नर जनन तंत्र में कि शुक्राणु का निर्माण तो टेस्टिस में होता है, लेकिन शुक्राणु को जो तरल पदार्थ प्रोवाइड होता है, जिसको शुक्र तरल पदार्थ ने नाम दिया था, वहाँ से वीर्य का 60 से 80% भाग तैयार होता है। उसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज शर्करा उपस्थित होती है। ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रक्टोज ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो ऑक्सीकृत होकर के शुक्राणुओं को एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य संपन्न कर रही थी। तो वीर्य या सीमेन की बात करें तो कहाँ से निकलता है, तो नर जननांगों से स्रावित होने वाले तरल गाढ़ा दूधिया पदार्थ। कैसा पदार्थ? तरल गाढ़ा दूधिया पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? वीर्य या सीमेन कहलाता है। और इस वीर्य या सीमेन के अंदर कौन कौन उपस्थित होते हैं, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। वीर्य या सीमेन में शुक्राणु उपस्थित होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर फ्रक्टोज शर्करा उपस्थित होती है, इसके अलावा इसमें सिट्रिक एसिड उपस्थित होता है, सिट्रिक एसिड। आपको तीनों बातें विशेष याद रखनी है, तब इसको मिलाकर के क्या कहा जाता है? वीर्य या सीमेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? वीर्य या सीमेन। तो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? नर जननांगों से स्रावित होने वाला तरल गाढ़ा दूधिया रंग का जो पदार्थ है उसको सीमेन कहा जाता है। और सीमेन के अंदर शुक्राणु उपस्थित होते हैं, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है और कौन सा एसिड उपस्थित होता है? तो साइट्रिक या सिट्रिक एसिड इसके अंदर उपस्थित होता है। फिर वीर्य की पीएच की बात करें तो दोस्तों इसकी पीएच होती है 7.4। दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है, मतलब जो पीएच रक्त की होती है वही पीएच किसकी भी होती है? सीमेन की भी होती है। 7.4 दुर्बल क्षारीय प्रकृति का। और घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व होता है दोस्तों 1.03। कितना होता है? 1.03। तो पीएच का मान 7.4 और घनत्व कितना होगा? 1.03। और देखो नेक्स्ट पॉइंट की इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। एक बार की मैथुन क्रिया के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट, आज भी मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्पिटिशन किसको बोलते हैं। देखना ध्यान से सुना, बहुत अच्छा पॉइंट दे रहा हूँ। एक बार की मैथुन क्रिया के द्वारा 2 से 5 ml वीर्य स्रावित किया जाता है। मतलब जब एक बार मैथुन क्रिया संपन्न होती है तो कितने मिलीलीटर सीमेन सीक्रेट होता है? 2 से 5 ml। और याद रखना दोस्तों 1 ml सीमेन में लगभग 10 करोड़ स्पर्म होते हैं। कितने करोड़ स्पर्म होते हैं दोस्तों? 10 करोड़ स्पर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ। एक बार की सेक्स प्रक्रिया के दौरान नर के शिश्न से या नर जननांगों से 2 से 5 ml वीर्य सीक्रेट होता है। और 1 ml सीमेन में कितने करोड़ स्पर्म होते हैं? 10 करोड़ स्पर्म होते हैं। ध्यान से सुनना बात को। ये एक ओवम है, एक अंडाणु है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ कंपटीशन किसको बोला जाता है। आप बहुत बार बोलते हो कि सर 1200 सीट आई है, सर 4000 ही वैकेंसी आई है, सर 5000 ही वैकेंसी है, एग्जाम देने वाले तो सर 15-20 लाख हो गए। इधर देखना दोस्तों, आपको आज पता चलेगा कंपटीशन किसको बोला जाता है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। एक ओवम है, एक अंडाणु है, एक ओवा है यहाँ। और 1 ml सीमेन में कितने शुक्राणु है? 10 करोड़। यदि अपन ज्यादा भी नहीं तो 3 ml सीमेन मानते हैं। कितना ml? मैंने आपको रेशियो बता रखा, 2 से 5 ml सीमेन सीक्रेट होता है एक बार की मैथुन क्रिया के द्वारा। और 1 ml सीमेन में 10 करोड़ स्पर्म हो गए। तो मैं 3 ml सीमेन में बीच का क्राइटेरिया पकड़ के लेके चला हूं। कितने हो गए? 30 करोड़ हो गए। सीट कत्ती 1, अंडाणु 1, सीट कत्ती 1। और एग्जाम देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना बंदा करता है 30 करोड़। और 30 करोड़ ये शुक्राणु। हालांकि कुछ मर भी जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं, क्रियाशीलता भी कईयों की कम हो जाती है, निष्क्रिय भी हो जाते हैं, लेकिन समथिंग फिर भी माने तो 10 करोड़ मर गए, मान लो नष्ट हो गए, कितना बचना? 20 करोड़। सीट करती एक सीट को पाने के लिए 20 करोड़ स्पर्म क्रिया करते हैं। सोचो आप, क्या आप कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? कौन सा कॉम्पिटिशन फाइट करने की बात कर रहे हो? कंपटीशन तो इधर है कि एक सीट और 20 करोड़ कैंडिडेट। और फिर भी साथियों, इनमें से एक स्पर्म ऐसा है जो अंडाणु की भित्ति को भेजता है और अंडाणु के साथ संयुक्त हो जाता है और जीतता वही है जिसकी बाजुओं में दम होता है। मतलब जिसने एपिडिडेमिस में, अधिवृषण में
ज़्यादा उसने योग्यता प्राप्त की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं, लेकिन अधिवृषण में शुक्राणुओं को निषेचन के योग्य बनाया जाता है। तो जहाँ पर उसने अच्छी ट्रेनिंग ली थी वो स्पर्म इस अंडाणु के साथ क्रिया करता है। जो ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा जिसके पास मेहनत थी, वो इस अंडाणु की भित्ति को भेजता है और इसके केंद्र के साथ संयुग्मित हो जाएगा। और जैसे संयुग्मन की क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन की क्रिया हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा। बाकी सारे के सारे जितने भी थे वो सारे मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सीट जितनी थी। ये इसको बोलते हैं कंपटीशन। तो कुछ सीखो आप भी इनसे, पता चलेगा आपको भी। तो एक बार की सेक्स प्रोसेस 2 से 5 ml सीमेन सीक्रेट हो रहा है और 1 ml सीमेन में लगभग कितने करोड़ शुक्राणु दोस्तों? 10 करोड़ शुक्राणु। आप देखो 2 टर्म विशेष आपके सामने, और वो क्या है? एक टर्म आती है दोस्तों वैसेक्टोमी। क्या आती है? वैसेक्टोमी। और एक आती है ट्यूबेक्टोमी। एक प्रोसेस आती है वैसेक्टोमी, और वैसेक्टोमी को कहा जाता है पुरुष नसबंदी। क्या बोलते हैं? पुरुष नसबंदी। और दूसरा आता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जिसे महिला नसबंदी कहा जाता है। देखो आपने बहुत अच्छी तरीके से सुन रखा है कि अपने ही समाज के अंदर बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनके 2-3 बच्चे हो गए और उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया है, मतलब उनको और संतान उत्पत्ति नहीं करनी है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये तो पहले से ही चली आ रही है, ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी, और ये वर्तमान के आगे आपकी पुरुष भी नसबंदी करवा सकते हैं, जिसको अपन वैसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से सुना, वैसेक्टोमी में क्या होगा? आप सभी को पता है कि स्पर्म कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं, और वृषण से स्पर्म को शुक्रवाहिनियां शुक्राशय तक लेकर के जाती हैं। लेकिन यदि इन शुक्रवाहिनियों को शल्य क्रिया के द्वारा या तो क्या कर दिया जाए दोस्तों? काट दिया जाए, या फिर धागे से बांध दिया जाए। या तो शल्य क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? काट दें, या फिर धागे से बांध दें। तो आपको पता है कि वृषण के अंदर जो शुक्राणु बन रहे थे वो अधिवृषण में संग्रहित हो रहे थे, और अधिवृषण से शुक्रवाहिनी के द्वारा वो शुक्राशय तक पहुंचते हैं, और फिर वो शिशु के माध्यम से शरीर से बाहर निकले जाते हैं। लेकिन यदि शुक्रवाहिनी को बीच में से काट दिया, धागे से बांध दिया, तो बताओ क्या शुक्राणु आगे गति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और नहीं करेंगे तो उसको अंडाणु तक वो पहुंच नहीं पाएंगे, और अंडाणु नहीं पहुंचेंगे तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जबकि ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाएगा? मादा की अंडवाहिनी, और कल अपन बात करके गए अंडवाहिनी के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस मादा की अंडवाहिनी को या तो शल्य क्रिया के द्वारा काट दिया जाएगा, या फिर धागे से बांध दिया जाएगा। और यदि अंडवाहिनी को ही काट दिया गया तो स्पर्म वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, जाइगोट नहीं बनेगा, गर्भधारण नहीं होगा, संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो दोनों ही क्रम के अंदर गर्भधारण की क्रिया को रोका जा सकता है, मतलब निषेचन की क्रिया को होने से बचाने के लिए, या निषेचन की क्रिया संपन्न ना हो, इसके लिए दोनों में से कोई सी भी टेक्निक अपनाई जा सकती है। पुरुषों के अंदर जो नसबंदी हो रही है इसको वैसेक्टोमी कहा जाता है, और महिलाओं के अंदर जो नसबंदी हो रही है इसको ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। फिर अपन बात करें तो आपने नाम सुना होगा एस्ट्रोजन हार्मोन का। और दोस्तों याद रखना, एस्ट्रोजन हार्मोन को कहा जाता है सुंदरता का हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन को सुंदरता का हार्मोन कहा जाता है। इसके अलावा इसको अपन ने कल नाम दिया है नारी विकास हार्मोन, क्योंकि नारी के गौण लैंगिक लक्षणों पर भी क्या करता है दोस्तों? नियंत्रण करता है। अब देखो आपको एक बात का पता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन केवल और केवल किसमें होता है? नारी में होता है। किसमें होता है? नारी में। तो सुंदर कौन हुई? नारी भी। आदमी सुंदर नहीं होते क्या? आदमी भी बहुत सुंदर होते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कलर में चाहे लड़कियां या फिर नारी की यदि बात करें, मादाओं की यदि बात करें, तो वो अच्छी हो सकती हैं। आदमी कलर में काला हो सकता है, लेकिन जो फेस होता है ना, फेस, वो लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा किसका होता है? लड़कों का होता है। आप चेक कर सकते हैं इस बात को अच्छी तरीके से। तो लड़कियों के अंदर पाया जाने वाला जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको सुंदरता का हार्मोन कहा जाता है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है?
सुंदरता का विटामिन, तो याद रखना ये तो हो गया आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, और सुंदरता का विटामिन कहलाता है दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई को सबसे सुंदर विटामिन कहा जाता है। हालांकि सुंदर विटामिन की कैटेगरी में ए, सी और ई तीनों विटामिन आते हैं। यदि आपसे कभी सुंदर विटामिन पूछ लिया है तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई को सम्मिलित रूप से सुंदर विटामिन कहा जाता है। लेकिन यदि अकेला ही कभी क्वेश्चन आ गया कि सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है, तो सुंदरता का विटामिन कौन सा विटामिन है दोस्तों, विटामिन ई को कहा जाता है। और सुंदरता का हार्मोन कौन सा दोस्तों, तो वो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके अलावा यदि पॉइंट की बात करें तो एक छिपकली का नाम मैं आपको बताता हूँ, लेसर्टा सेक्सिकोला। लेसर्टा सेक्सिकोला नामक जो छिपकली होती है, इस छिपकली के अंदर लैंगिक जनन का अभाव होता है। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, लैंगिक जनन का क्या होता है, अभाव होता है। अभाव क्यों हो रहा है, क्योंकि सर इसके अंदर ऊन नहीं होता है, नर होता ही नहीं। और जब नर नहीं होगा तो आपको पता है स्पर्म नहीं बन पाएंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे तो लैंगिक जनन नहीं होगा, क्योंकि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में नर मादा युग्मकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये विशेष पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ये थे दोस्तों आपके जनन तंत्र के एसएसबी सम स्पेशल पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप इनको क्लियर कर पाओगे। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। हालांकि पर डे रेगुलर आपके सामने वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट करके आप बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत।